नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। साथियों, एनसीईआरटी वर्ग 6 के जो नई पुस्तक है सोशल स्टडीज की पुस्तक की चर्चा एक श्रृंखला के रूप में आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले 2 क्लास में हमने पहले क्लास में सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस की क्या अहमियत है, क्यों हम पढ़ते हैं सोशल साइंस, इसकी चर्चा की। दूसरे क्लास में पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के अंतर्गत हमने मानचित्र से जुड़ी हुई विभिन्न चीज़ों को देखा और समझने का प्रयास किया। जो शेष टॉपिक है इसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम ज्योग्राफी के पहले अध्याय पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति को पढ़ रहे हैं और इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आर्यभट्ट का एक कथन है। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ये आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया कथन है पृथ्वी के बारे में। हमने प्रश्नों से शुरुआत की थी। मानचित्र की क्या अहमियत है, मानचित्र में दिशाओं को किस तरह निरूपित किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सबसे ऊपर वाली जो किसी भी मानचित्र में ऊपर का हिस्सा उत्तर को दिखाता है, नीचे का हिस्सा दक्षिण, दाएं की तरफ देखेंगे तो पूर्व और बाएं की तरफ पश्चिम। हमने इनकी चर्चा की। विभिन्न स्थानों का कैसे पता लगाएंगे इसके बारे में हमने जाना। मानचित्र और उसके घटक के बारे में भी हमने जाना। एटलस क्या है, मानचित्रों का संग्रह है, पुस्तक है। मानचित्रों का वर्गीकरण की बात करें तो हमने देखा कि भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, इन 3 वर्गों में मानचित्रों को बांटा गया है। इसके अतिरिक्त जो मुख्य घटक है मानचित्र के वो है दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। इसकी भी हमने चर्चा विस्तृत रूप से की थी। फिर आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दिशाओं के बारे में बताया गया है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और बीच में बने हुए कोण, 2 दिशाओं के बीच में कोण का निर्माण होता है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। हमने इन सभी बिंदुओं की चर्चा पिछली क्लास में की थी। आज का जो हमारा परिचर्चा का विषय है, बिंदु है, वो है मानचित्र में जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रतीक चिन्ह मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख हैं, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकारों जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइनों और नदी, ताल या वन के प्रतीक चिन्ह। इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाए जा सकते हैं। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझे, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत या भारत के भागों के मानचित्र के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। इनमें कुछ चयनित चिन्हों को पृष्ठ 11 के चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। तो साथ ही यहाँ 2 पैराग्राफ है। पहले पैराग्राफ में प्रतीक चिन्ह के बारे में बताया गया है कि ये मानचित्र एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि आप जानते हैं जब आप किसी मानचित्र का निर्माण करते हैं तो बहुत कम जगह में एक बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाना होता है। भारत जैसे विशाल देश को अगर एक मानचित्र में, एक पन्ने में दिखाना हो तो निश्चित रूप से वहाँ पर कुछ प्रतीक चिन्हों का ही प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा जो विवरण है उसे प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। तो विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारत में जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा चिन्हों को जो संकलन किया गया है उसे चित्र में दिखाया गया है। आप इसे देखिए। रेलवे लाइन में 2 है, बड़ी लाइन, छोटी लाइन और एक रेलवे स्टेशन है। आप यहाँ क्रम से देखेंगे।
बड़ी लाइन के लिए, छोटी लाइन के लिए और रेलवे स्टेशन के लिए अलग अलग चिन्हों का उपयोग किया गया है। सड़कें हैं तो कच्ची सड़क और पक्की सड़क। पहली जो चित्र है वो पक्की सड़क की है और दूसरी कच्ची सड़क की है। अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला की जो सीमाएं हैं उनको भी प्रतीक चिन्ह में दिखाया गया है। आप सभी इसे नोटबुक में निश्चित रूप से नोट कर लें, काफ़ी मददगार साबित होगा मानचित्र को समझने में। फिर नदी, कुआं, तालाब, नहर, सेतु हेतु जो आप देख रहे हैं अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, इनके लिए भी अलग अलग, और कुछ डाकघर, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन, इन सब के लिए संक्षिप्त नाम पीओ, पीटीओ, पीएस इत्यादि का प्रयोग किया गया है। बस्तियां, कब्रिस्तान इत्यादि को भी दिखाया गया है। वृक्ष, घास को भी संकेतों के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा संकलित किया गया चिन्ह है। मानचित्रों में सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। आप सभी अपने नोटबुक में इसे नोट कर लें, इसका अभ्यास कर लें। आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुवों पर थोड़ी छिपती है। हम इसे व्यावहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं है। ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि आपके पास उसके छिलकों को केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हो। इसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि किनारों को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते। अब एक ग्लोब पर विचार कीजिए जो एक गोल आकृति जैसा है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों, तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई वह भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी है। हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। चूंकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान गोलाकार होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल को बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। आइए इसकी कुछ विशेषताओं का पता करें। तो साथियों, पहले हम इन पैराग्राफों को समझ लें। आप जानते हैं कि पृथ्वी का मानचित्रण, पृथ्वी के आकार की बात करें साथियों तो वो चिपटा नहीं है, वो गोलाकार है। पूर्ण गोला नहीं है लेकिन लगभग मानते हैं कि ये गोलाकार है। ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी है और जो बीच में विषुवत रेखा पर थोड़ी फैली हुई है, लेकिन फिर भी इसे गोलाकार मानते हैं। अब एक गोलाकार चीज़ों को एक समतल पृष्ठ पर अंकित करना संभव नहीं है, पूर्ण रूप से यह संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा समझने के लिए यहाँ संतरे का एग्जाम्पल दिया गया है कि उनके छिलके को उतार लें, 2-3 टुकड़े बनाकर फिर से इन सबको जोड़ने का एक समतल पृष्ठ पर प्रयास करें। आप देखेंगे कि ये पूर्ण रूप से वास्तविक स्थिति में नहीं आ पाता है। इसके लिए आपको उसमें काट छांट करने पड़ते हैं। तो अब क्या है, अब एक ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी को समझने का प्रयास किया गया है जिसका आकार पृथ्वी के समान है, और यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारामंडल इत्यादि का भी मानचित्र आप ग्लोब के माध्यम से प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पृथ्वी के बारे में समझते हैं और ग्लोब को पृथ्वी का ही मॉडल माना जाता है। मुख्य रूप से ग्लोब पृथ्वी के जो आकृति है उसका जो विशेषता है उसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, और ये ग्लोब सामान्यतः प्लास्टिक, धातु या कार्डबोर्ड से बनी होती है। आप यहाँ तस्वीर में जो 2 बच्चे हैं, 2 छात्र हैं और ग्लोब को पकड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब ग्लोब को समझने से पहले, इसके बारे में ज़्यादा जानने से पहले अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है निर्देशांक को समझना। तो पहले आप हमारी जो बातें होती हैं वो हूबहू जो पुस्तकों में लिखी गई है उसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसे अपने शब्दों में आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ। इसलिए ध्यान से हमारी बातें आपको सुननी चाहिए। किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र यह नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है। आप इसे इस प्रकार का निर्देश देंगे: प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर सायं 6 बजे मुझसे मिले। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। तो साथियों, निर्देशांक, निर्देश के लिए आपने कहा मित्र को कि प्रवेश द्वार पर आइए, 5वीं पंक्ति में जो 7वीं दुकान है वहाँ पर 6 बजे हमसे मिल लीजिए। तो वहाँ पर आपने 2 संकेतों का प्रयोग किया, 2
निर्देश का प्रयोग, आपने जो निर्देश दिया उसमें 5वीं पंक्ति और 7वीं दुकान, और समय भी आपने दिया 6 बजे। तो इससे आपके मित्र को पता चलेगा कि उसको कहाँ जाना है। यही निर्देशांक है। अब शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर क से ज तक और दोनों के बीच अंक 1 से 8 तक लगाए जाते हैं। चित्र देखिए। इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं, प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। यहाँ पर सफेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़ाकर एक बहुत सामान्य चाल खेल का प्रारंभ किया गया। अतः प्यादा घ 2 से घ 4 की ओर बढ़ा। साथियों, इस तस्वीर को आप देखिए, शतरंज के बोर्ड को दिखाया गया है और इसमें आप सभी देखेंगे वर्गाकार है। नीचे में आप देखेंगे क से ज तक के अंक अक्षर अंकित है और अगर दोनों तरफ देखेंगे तो 1 से 8 तक के अंक अंकित है। ये निर्देशांक है। जैसे आप देखेंगे कि जो उजले वाली जो आप कह सकते हैं उजली वाली जो गोटी है, इस शतरंज की जो गोटी है वो कहाँ है, अभी शिफ्ट कर गई है 2 घ से 4 घ की तरफ। इस तरह से ये निर्देश दे रहा है, स्थानों को समझाने की बात कर रहे हैं। अब आप इसको समझिए कि हम ये निर्देशांक को क्यों समझ रहे हैं। हम निर्देशांक को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमें पूरे पृथ्वी को समझने में, पृथ्वी पर किसी स्थानों के बारे में समझने में हमें इन निर्देशांक की जरूरत होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन 2 उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जाता है। इसके 2 निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्गाकृति को भी ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांकों की इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें यह प्रणाली कैसे काम करती है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे, मानचित्र पर किसी भी स्थान के निर्धारण के लिए इन्हीं प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम यह प्रणाली कैसे कार्य करती है इसे समझने का प्रयास करेंगे। अब पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। हम मुख्य रूप से पूरे पृथ्वी के माप की बात कर रहे हैं, मानचित्र की बात यहाँ कर रहे हैं। पृथ्वी पर किसी स्थानों की स्थिति की बात कर रहे हैं कि उसकी क्या स्थिति है। तो उसके लिए हमें जो अब टर्म को समझना है उसमें है अक्षांश। तो अभी हम पढ़ते हैं, आपको ग्लोब पर बाद में इन चीज़ों को दिखाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए। यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु 2 ध्रुव है। इनके मध्य में भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत वृत्त होती है। उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश या समानांतर कहा जाता है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है, जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं वो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। तो साथियों, पहले इसको आप समझेंगे, इससे पहले हम इनसे संबंधित कुछ और बातें हैं उसको समझ लेते हैं। अक्षांशों को अंशों डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री या 0 है, जबकि 2 ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 डिग्री अंश उत्तर और 90 डिग्री अंश दक्षिण है। इसे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के रूप में लिखा जाता है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म, इसे उष्ण भी कहा जाता है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर 2 ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत ठंडी होती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है और यह भी कि हम एक वर्ष की समयावधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। तो साथियों, पहले आप यहाँ ग्लोब को देखिए। ग्लोब पर आप जो लेफ्ट टू राइट कुछ एक मोटी लकीरें आपको पूरे ग्लोब के बीचों बीच दिख रहा होगा। लेफ्ट टू राइट, पूरब से पश्चिम, अगर मानचित्र की दिशा की बात करें, पश्चिम से पूरब देखिए, पूरब से पश्चिम। लेफ्ट टू राइट देखिए, राइट टू लेफ्ट देखिए। एक मोटी लकीर आपको दिख रही होगी, यह विषुवत वृत्त है।
और ये विषुवत वृत्त 0 डिग्री अर्थात पृथ्वी के बीचों बीच एक बड़ी वृत्त खींची गई है। पृथ्वी के चारों तरफ एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जो सबसे बड़ी वृत्त है, और ये वृत्त 90 डिग्री को क्षमा कीजिएगा 0 डिग्री इसे माना गया है। और जैसे विषुवत वृत्त से आप ऊपर बढ़ें अर्थात उत्तर ध्रुव की तरफ या नीचे दक्षिण ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो ये विषुवत वृत्त के बाद जो वृत्त बनते हैं समानांतर रूप से बढ़ते हैं, वो छोटा होता जाता है और इसकी जो लंबाई है वो छोटी होती जाती है। ज्यों ज्यों वो उत्तर बढ़ें या दक्षिण बढ़ें, विषुवत वृत्त से दूरी बढ़ने पर जो वृत्त बनते हैं वो छोटा होता जाता है। और ये सभी जो वृत्त हैं पृथ्वी के पूरब से पश्चिम जो खींची गई रेखाएं हैं चारों तरफ आप देख रहे होंगे, ये सभी अक्षांश है अर्थात लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड को अक्षांश को आप समझ गए होंगे। इसके दोनों तरफ उत्तर जाइए या दक्षिण जाइए अर्थात ऊपर जाइए या नीचे जाइए, ये ज्यों ज्यों विषुवत रेखा से दूरी बढ़ेगी अक्षांशों की जो लंबाई है वह छोटी होती जाएगी। लेकिन ये सभी एक दूसरे के समानांतर होते हैं अर्थात चारों तरफ बराबर दूरी पर एक दूसरे से होते हैं, तो ये अक्षांश हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे साथियों, अक्षांश को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं देशांतर की तरफ। जैसे अक्षांश को आपने समझा, अब दूसरा महत्वपूर्ण है देशांतर। अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए, आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय याम्योत्तर या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये अर्धवृत्त है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। आप विज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी कुछ स्थानों पर प्रातःकाल है, अन्य स्थानों पर मध्याह्न, सायं या रात्रि है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है, अन्य देश में मध्याह्न भोजन का समय होता है और किसी तीसरे देश में लोग रात्रि भोजन कर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इसी कारण एक स्थान के देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। आइए देखें कि यह कैसे होता है। देशांतर को मापने के लिए हमारे प्रमुख याम्योत्तर पृष्ठ 14 पर चित्र 1.3 कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनविच याम्योत्तर भी कहते हैं क्योंकि यह वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनविच से गुजरने वाली याम्योत्तर प्रमुख याम्योत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख याम्योत्तरों से दूरी का एक माप है। देशांतर को किसी भी डिग्री में मापा जाता है, पश्चिम हो या पूर्व। इसका मान 0 से 180 डिग्री तक बढ़ता है तथा इसमें पश्चिम के लिए पौ तथा पूर्व के लिए पू वर्णों को जोड़ा जाता है। उदाहरणतया पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पौ, जबकि दिल्ली का देशांतर 77 डिग्री पू और टोक्यो का 140 डिग्री पू है अर्थात पूरब है। तो साथियों, पहले इन सभी बिंदुओं में महत्वपूर्ण बात को समझिए। देशांतर जैसे आपने अक्षांश को देखा कि लेफ्ट टू राइट अर्थात पूरब पश्चिम से पूरब की तरफ जो रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर खींची गई थी वो अक्षांश था। और ये विषुवत रेखा जो थी यानी दीर्घवृत्त सबसे बड़ी वृत्त जो थी विषुवत रेखा, उसके द्वारा पृथ्वी 2 भागों में बटा था। विषुवत रेखा के ऊपर वाला हिस्सा अर्थात उत्तर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा अर्थात दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। देशांतर भी पूर्व उत्तर से दक्षिण की तरफ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची गई लकीर है और ये अर्धवृत्त होते हैं। ये पृथ्वी के चारों तरफ नहीं होते हैं, अर्थात कहने का मतलब शुरू जो होते हैं नॉर्थ पोल से और साउथ पोल पर आकर समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक 0 से 180 डिग्री तक जाते हैं, इसलिए देशांतर 0 से 180 डिग्री तक मूव करता है। जबकि आपने अक्षांश को देखा होगा कि 0 से 90 डिग्री तक अर्थात उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर है, दक्षिण ध्रुव भी 90 डिग्री पर है, क्योंकि ये 0 से ऊपर भी बढ़ता है 90 तक और 0 से नीचे भी बढ़ता है 90 तक, अर्थात
ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं, जबकि देशांतर नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पर समाप्त होता है। आप यहाँ इन तस्वीरों में से देखिए। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर जो लकीर आई हुई है, ये प्रमुख याम्योत्तर है। 1884 ईस्वी में लंदन के एक स्थान ग्रीनविच से ये गुजरने वाली रेखा है, इसे मेन मेरिडियन प्रमुख याम्योत्तर माना गया है और इसे 0 डिग्री माना गया है। इसे आप ये देखिए, ये आप पूरब और पश्चिम में बांट रहे हैं। जैसे नॉर्थ विषुवत उत्तर और दक्षिण में बांट रहा था, अब ये पूरब और पश्चिम में बांट रहे हैं। तो जब इस पर माप करेंगे हम, विषुवत रेखा के सहारे आगे बढ़ेंगे, जीरो से विषुवत रेखा पर आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये राइट बढ़िए या लेफ्ट बढ़िए। तो राइट में आप जाएंगे तो ये पू अर्थात पूरब को इंडिकेट करेगा, और लेफ्ट में जाएंगे तो भी पौ पश्चिम को इंडिकेट करेगा। अर्थात ये भी पृथ्वी को अगर देखें तो पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन 0 डिग्री और फिर दूसरी तरफ जो होगा वो 180 डिग्री। तो ये भी पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर गोलार्ध में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। तो ये प्रमुख याम्योत्तर है जिसे मापने के लिए माना गया है, और ये ग्रीनविच से गुजरता है, इसलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। विज्ञान में आप ये भी देखेंगे आगे चलकर कि पृथ्वी को घुमाने पर आपको ये देशांतर के बारे में कहा जा रहा है। जो आप कहीं एक ग्लोब रखिए और एक बल्ब रखिए और घुमाइए, आप देखेंगे कि जो हिस्सा बल्ब के सामने आ रहा है वहाँ दिन हो रहा है, सुबह हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पीछे आता है, वो फिर शाम हो जाता है। तो ये देशांतर पूरे विश्व में समय को समझाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर वो आप देशांतर को जान लेंगे, किसी देश के देशांतर को जानते हैं, तो गणना की विधि से आप उस देश के समय को निकाल सकते हैं। तो ये प्रमुख याम्योत्तर की बात की गई है, इसे मैंने समझा दिया। 1884 में कुछ देशों ने तय किया था कि लंदन से जो ग्रीनविच से गुजरने वाली याम्योत्तर है उसे ही मेन मेरिडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया था, और 0 डिग्री देशांतर के रूप में इसे इंगित किया गया था। 0 से आगे बढ़ेंगे तो फिर पूरब की तरफ, और फिर नीचे जाएंगे तो पश्चिम की तरफ। अब आप इसे समझ गए होंगे साथियों। अक्षांश देशांतर आप यहाँ ध्यान रखिए कि जैसा कि आप देशांतर के याम्योत्तर के ग्लोब पर देख सकते हैं, 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम एक ही देशांतर है, ये कॉमन हो जाता है। 0 से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो 180 डिग्री पश्चिम पर जाएंगे, और 0 से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो 180 डिग्री पर जाएंगे। तो एक जो होगा वो कॉमन होगा, 180 डिग्री देशांतर जो होगा वो एक ही है। तो आप इसे भी समझ गए होंगे। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। इसके साथ आप पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम है। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो इसे आप भली भांति समझ सकते हैं कि यद्यपि यह डिग्री अनुमानिक रूप से पूर्ण नहीं है, किंतु सटीक नहीं है। पृष्ठ 14 पर चित्र 1.3 में नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतरों के याम्योत्तर को दर्शाती है। यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती है, जिन्हें ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है। तो साथियों, जो अक्षांश और देशांतर जहां पर मिलती है वो ग्रिड रेखाएं बनती हैं। वहां पर ग्लोब पर मिलकर ये रेखाएं अक्षांश और देशांतर मिलकर ग्रिड का निर्माण करती है। इसे ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है अक्षांश और देशांतर को। तो अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति बताने के लिए हम लोग अक्षांश और देशांतर को ही अपनाते हैं। आप अभी भी जो जीपीएस कैमरा से फोटो लेंगे, खींचेंगे किसी का, तो आप देखेंगे कि उस फोटो में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अर्थात अक्षांश और देशांतर की स्थिति को बताया जाता है, जिससे आप कहाँ हैं अभी इससे इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। तो साथियों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। जो शेष टॉपिक है उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग समर्थन दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।